अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम आपका अपना गुड मॉर्निंग कोहिनूर और मैं आपकी अपनी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट के साथ, सियासी गहमा गहमी के साथ, पॉलिटिकल अपडेट्स भी हैं और साथ ही प्रोग्राम में आज कुछ हमारे पास जो है ऐसी ख़बरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। लोगों के मसाइल भी हैं जिनको हल करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात कर ले सियासी सूरत हाल पे, तो आज सियासी गहमा गहमी जो रही है उसमें मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात कर लें, यानी अपोजिशन के हवाले से बात कर लें, तो हमज़ा शहबाज साहब की मुलाकात हुई है तरीन साहब से। जी हाँ, तरीन साहब के घर तशरीफ़ लेकर गए हैं हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, जिनको ओन चौधरी ने और उनके रहनुमाओं ने बड़ा वार्म वेलकम किया है। सियासी सूरत हाल में मामलात कुछ ऐसे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन ने तमाम जितने भी हथकंडे थे वो अपना लिए हैं। बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सी बैठक हो रही है। MQM के वफ्द की मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के साथ, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शिरकत की है। साथ ही दूसरी तरफ इजाज़ शाह की काफ लीगी क़यादत से मुलाकात हुई है, इत्तेहाद के मामले पर तबादला ख्याल हुआ है और साथ ही तहरीक अदम एतमाद के बाद क्या होगा, अपोजिशन कन्फ्यूजन का शिकार है या फिर सूरत हाल कुछ और कह रही है। मामलात और हालात किस तरफ जा रहे हैं, सियासी गहमा गहमी बढ़ती चली जा रही है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत MQM के साथ बैठ चुकी है। अब क्या सूरत हाल होगी और मामलात क्या होंगे, काफ लीगी जो हुकूमत के हक़ में हैं उनसे भी बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं। अंदर खाने हमज़ा शहबाज साहब की तरीन साहब से मुलाकात भी बहुत कुछ जो है वो अदवार खोल रही है। साथ ही साथ अगर तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए, तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद 27 मार्च के बाद होगी, ऐसा कहना है सेनेटर फैसल जावेद का। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब ने ऑन एंड ऑन ये बात कह दी है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद 27 मार्च के बाद होगी। पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तबादला ख्याल किया और बताया कि एक बड़ा जलसा इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा, आज़ादी चौक इस्लामाबाद में 27 मार्च बरोज़ इतवार को मुतवक्के है। यानी कि इतवार को एक बड़ा जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जलसा अपनी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अपोजिशन को समझ आ जाएगी कि वो तहरीक अदम एतमाद लाने की जो भरपूर कोशिश कर रही है उसमें वो किस तरह नाकाम होती है। अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब ने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, क़यादत की मुलाकातें हैं, कहीं नून लीग वाले तो कहीं काफ लीग वाले, कहीं MQM तो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या सूरत हाल होगी सर? देखिए, ये मैं समझता हूँ फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। हालांकि डेमोक्रेसीज में ये चीज़ें होती हैं जी। पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल मरहले से गुजर रहा है जी। आपने अफगानिस्तान की सिचुएशन देखी है, आगे यूक्रेन की आप देख लें जी। हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात कैसे इस वक्त फ्रिंज पे बैठे हुए हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या करना चाहते हैं। और डोमेस्टिकली आप एक अदम एतमाद ला रहे हो गवर्नमेंट के ऊपर, जबकि उसका 1.5 साल रह गए। बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ, आप 1.5 साल से पहले इस गवर्नमेंट को खत्म करोगे या नो कॉन्फिडेंस लेके आओगे, क्या आप इसको डिलीवर कर लोगे? सही। क्या पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या होगा? आप क्या करना क्या चाह रहे हो? और अब जो यूनिटी सारी हो रही है, ये यूनिटी पॉलिटिकली नहीं है, ये यूनिटी आवाम के लिए नहीं है। सही। ये यूनिटी सिर्फ इमरान सेंट्रिक है कि इमरान हट जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। सही। तो भाई देखो, इमरान हो या नवाज शरीफ या जरदारी या कोई भी हो, ये सारे लोग इंटरनेशनल पिक्चर को मद्देनजर रखते हुए अपने प्लान्स आगे लेके आते हैं। लेकिन जब वो लेके आते हैं, दूसरा कहता है नहीं जी ये हमें लूट के खा गया, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। आपने सबके लिए ये इस्तेमाल किए अल्फाज और हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, तहरीक इंसाफ ने भी किया है। आपने देखा आज अपना PMLN और पीपल्स पार्टी कर रही है। और उससे पहले आप देख लो, ये जो बेसिस के केसेस जो इंस्टीट्यूट हुए हैं वो PMLN ने PPP पे किए, PPP ने PMLN, और वही केसेस आगे आ रहे हैं। और अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसको अब एक टारगेट किया जा रहा है। अगर तो आपने जमहूरियत रखनी है नबिया, तो जमहूरियत आपकी
पार्लियामेंट में ही होगी, बाहर नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अगर रोडों पे आके या गवर्नमेंट अपना वो स्ट्रेंथ दिखा दे या ऑपोजिशन दिखा दे, ये आंसर्स नहीं है। सही। आपके आप चले जाए उधर असेंबलीज में, वहाँ नो कॉन्फिडेंस है, फाइन, फेयर इनफ। अगर वो लाते हैं और कामयाब होते हैं तो फिर भी मैं कहूंगा कि क्या आपके पास वो सोल्यूशंस हैं, जिस तरह आपने इस गवर्नमेंट के साथ जो आप कर रहे हो। ये 50s में मुझे याद है कि 2 गवर्नमेंट इस तरह गई थी जी, लेकिन क्या आज भी वही हमने रवायत अख्तियार करनी है? बिल्कुल ठीक। ये बड़े अफसोसनाक की बात है। बिल्कुल और ठीक। इसमें हर चीज देख ले, ये पार्टीज अपने बेनिफिट देख रही हैं, आवाम का कोई बेनिफिट नहीं है। सर, ये तहरीक अदम एतमाद का जो सेटअप है, ये कितनी देर तक होगा? ये कितना जो है वो बरकरार रहेगा? आप क्या समझते हैं? लेकिन जी, इनके जो इंस्टिगेटर हैं वो एक है मौलाना फजलुर रहमान साहब जी। वो जो हैं वो एक ना उनकी ऐसी कोई प्रोमिनेंस है असेंबली के अंदर, उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे बाकियों को लगाया हुआ है और अब आप कह रहे हैं कि जी इधर से कोई टूट के आ जाए, उधर से कोई टूट के आ जाए। ये टूट के आते भी हैं आगे, ये इस्तेमाल हो के जिस तरह गंडेरियां नहीं होती है, गंडेरियां शुगर केन, ये गंडेरियों की तरह इनको चबा के फेंक देंगे बाहर। ये बेसिकली एक चीज है। अगर आपने अलायंस की है इन लोगों ने जिनके पीछे आप जा रहे हैं तो किसी वजह से की है ना। आपसे पहले क्यों नहीं इलेक्शन से पहले अलायंस की थी उन्होंने? सही। क्योंकि आप लोग इनके साथ लाइक माइंडेड लोग नहीं हो, तो हमेशा अलायंसेस लाइक माइंडेड के साथ होती हैं। तो लेकिन अगर हमने इस चीज को आप कह लो कि एक पॉलिटिकल सीन बनाना है तो आई एम सॉरी, ये इस तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साद रफी का कहना है कि 15 माह में तो मसाइल हल नहीं हो सकते, फौरी इलेक्शन की तरफ जाना होगा। आपकी क्या राय है? इलेक्शन पे अगर ये समझते हैं कि ये उसका हल निकल आएगा, फाइन, गो अहेड। फिर वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। फिर अगर आप में से कोई भी इलेक्ट होता है, गवर्नमेंट लेके आता है और अगर आप उसको फुलफिल नहीं करोगे तो फिर आपके साथ भी यही होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपकी कम से कम 12-13 ये मूवमेंट हो चुकी हुई है आपसे पहले, लेकिन वो मूवमेंट आवाम के लिए हुई है, गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए नहीं हुई है। एक्सेप्ट 1980 में जो हाफिज साहब थे इसके जमात इस्लामी के, उन्होंने किया। लेकिन उसके अलावा आपकी ये मूवमेंट, ये बड़ी यूनिक सेटअप आ रहा है। अब इमरान आपका, देखें, इमरान को परफेक्ट नहीं है, इमरान ने को मुझसे नहीं कर दिए, लेकिन वो उसी को चलाएगा जो उसके हाथ में, जो उसका आप कह लो कि बैकड्रॉप से चीजें आएंगी। बिल्कुल ठीक। तो अब आधे से ज्यादा पैसा तो आप लोन रिपेमेंट पे कर रहे हो। लोन रिपेमेंट कहाँ से करनी है? तो आपके अवाम ने करनी है, अवाम टैक्स देगा, वहां लगाएंगे। लोगों की डेवलपमेंट पे इतना पैसा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लोग चीखें मारेंगे। तो अगर आप पैसे नहीं देंगे, आपकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, तो आपको मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही कर लें क्या करना है आपने। सर, ये जो 1.5 साल के लिए वजीर आला का मनसब संभाल रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, ये आप क्या समझते हैं कि इस मनसब के लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं, सिर्फ 1.5 साल के वजीर आला बनेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ अगर कुछ 6 महीने का भी बन जाए यहाँ, क्योंकि जो कंप्लेंट्स आ रही है बुज़दार इनके साथ, इनके ऊपर वो काफी वो मैं समझता हूँ सख्त आ रही है। तो अगर वो समझते हैं कि बुज़दार साहब को हटा के कोई और आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाए, उसकी वर्किंग चेंज हो जाए, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है। परवेज इलाही का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही। उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लो, एंड आई एम श्योर इन ऑल फेयरनेस, अगर मैं कहूँगा कि पंजाब के अंदर अगर जो 2 लोग आए हैं, एक शहबाज शरीफ हैं और एक परवेज इलाही हैं, इन दोनों ने पंजाब के लिए बहुत काम किया है। तो अगर आज परवेज इलाही को एक मौका मिलता है या दिया जाता है, आई एम प्रीटी श्योर कि ही विल डू अ लॉट मोर। सर, आप कह चुके हैं कि जलसे जुलूस का इतना कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, लेकिन सेनेटर फैसल जावेद साहब का ये कहना है कि 27 मार्च के बाद जो है वो तहरीके अदम एतमाद होगी और 27 मार्च को एतवार वाले दिन जो है आज़ादी चौक इस्लामाबाद में एक बड़े जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। इस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कितना फ़ायदा होने वाला है और क्या तहरीके अदम एतमाद इससे दब जाएगी? अपोजिशन को समझ आ जाएगी कि जनाब इमरान खान साहब के साथ जो है वो कितने लोग खड़े हैं और उनसे कितने लोग मोहब्बत करते हैं? क्या कहते हैं आप? देखें, जितने लोग खड़े हैं ना वो असेंबलियों में खड़े हैं, ये आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ आए हैं। यहाँ आप 1 लाख या 50,000 या 10 लाख भी ले आए, that doesn't mean anything, whether it is the government or whether it is the opposition। आपने परफॉर्मेंस देनी है पार्लियामेंट के अंदर। सही। ये कोई नहीं है कि इधर से
वो पीडीएम कुछ निकालता है, इधर से गवर्नमेंट निकालते हैं। और यार ये छोड़ दो इन चीजों को, आवाम का सोचो। सही, आप कॉन्सेंट्रेट करें, आपकी हुकूमत है, आप कॉन्सेंट्रेट करें आवाम के ऊपर। आप इनके मैच में मत आए। उनका तो काम है, ऑपोजिशन का हक बनता है, उनका एक राइट है एज मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन कि वो जल्द से भी करें, गवर्नमेंट को प्रेशर में भी लेके आए। लेकिन आपने वो प्रेशर डालना है जो मैं कहूंगा जहाँ तनकीद करते हैं, तनकीद बराए तामीर, नॉट तनकीद फॉर द सेक ऑफ इट। इस लाइन पे आप चलोगे, आपके हाथ में भी कुछ आएगा। अगर आप इस गवर्नमेंट को उड़ा के रख दोगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आप 6 महीने नहीं चल सकोगे। सर, कोर कमेटी इजलास को बताया गया है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि हमारे अरकान को खरीदा जा रहा है, और अगर वो बाहर उनको किसी भी मुल्क में पैसे ट्रांसफर करने की बातें की जा रही हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? तो ये जो लोग बिक रहे हैं या जिनके मतलब एक आप कह लो कि इंसिनुएशन आ रही है कि हाँ जी ये बिक रहे हैं, तो ये तो लोग बड़े बगैरत हैं। क्योंकि अगर आप किसके साथ अलायंस में खड़े हो या किसी के साथ ऑपोजिशन में खड़े हो तो खड़े रहो वहाँ। आपका ये नहीं है कि आज की गवर्नमेंट आई है तो ऑपोजिशन के बंदे टूट के गवर्नमेंट में आ जाए और गवर्नमेंट के बंदे टूट के ऑपोजिशन में चले जाए। यार कुछ तो आवाम का ख्याल करो। तुम किसके नारे पे वोट पे आए हो? बिल्कुल ठीक। जो नवाज शरीफ के नारे पे है वो नवाज शरीफ पे रहेगा, जरदारी का नारा जरदारी है, इमरान का नारा इमरान है। आप इनके नारों पे आए हो। बीच में अगर आपके नजरिए और किसी पैसों की वजह से, चंद टकाओं की वजह से अगर आप इधर उधर होते हो, तो आप लोगों को मैं समझता हूँ ये दुनिया को आपके प्रोग्राम के तासुर से कहता हूँ, प्लीज ऐसे लोगों को इलेक्ट ना करें। ये लोटे हैं और ये लोटे रहेंगे और ये उसके बाद लूटते रहेंगे। सर, एमक्यूएम को देख लेना। एमक्यूएम ने जो है वो पीपल्स पार्टी से मुलाकात की है, आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। एमक्यूएम के वफ्द का इस वक्त में जो है वो उनके साथ मिलना या बात करना, इस हवाले से क्या हुकूमत को कोई खतरा जो है वो लाहक है? फिर काफ लीग भी जो है वो अपनी मनमानी पर उतर आई है कि हमारी बात जो है वो मानी जाए, और कुछ कानून के जो माहिर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को मशवरा दे दिया है कि जी काफ लीग की बात मान लें वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिर ये क्या सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं? और इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि अगर कोई मुलाकातें होती हैं या हो रही हैं, ये होनी चाहिए। क्योंकि हम पाकिस्तान में हमने हमेशा देखा है कि आपने ऑपोजिशन को एक दुश्मन समझा। पाकिस्तान का ऑपोजिशन दुश्मन नहीं है, ऑपोजिशन पाकिस्तानी है। इसने हुकूमतें भी की हुई हैं पहले, और अगर किसी से को बातचीत होती है और उसमें कोई अच्छा एक लाए अमल आ जाता है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। सही। क्योंकि काम एट द एंड ऑफ द डे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ने दोनों ने करने पाकिस्तान के लिए। तो भाई इसके अंदर अगर अब मैं समझता हूँ मुशावरत हो जाए, बात हो जाए, लेकिन एक दूसरे को एंटाइज करके वोट लेने के लिए अगर आपने करना है तो मैं समझता हूँ ये आपका कैरेक्टर नहीं है। ना जो मांग रहा है आपको कि भाई कि आप उधर से तोड़ के इधर आ जाओ, और ना कोई कह रहा है कि मुझे को पैसे दे दो। ऐसे लोगों के लिए सियासत में जगह नहीं है, क्योंकि ये हमेशा किसी के साथ भी रहेंगे, वहाँ भी एक ना दिन ये पलटा खाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर, आपको नहीं लगता कि सियासी मामलात में जहाँ दूसरे पैनल्स पे जो है बहुत फोकस्ड किया गया, दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये मुश्किलात खड़ी हुई हैं जो आज वो इसी वजह से हुई हैं? मुश्किलात हर हुकूमत को होती है। हर हुकूमत एक क्राइसिस कहीं ना कहीं आता है, इंटरनल क्राइसिस हो जाती हैं, आपकी होर्डिंग की वजह से प्राइसेस खराब हो जाती हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमत पूरी दुनिया में नहीं होती। हम चाहते हैं परफेक्शन, और सबसे बड़े करप्ट हम हैं। हम चाहते हैं कि सही हो, हम लाइन में चलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपका जो निजाम ठीक हो। हम मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, टोंगा, साइकिल कुछ भी हो, हम कानून के दायरे में नहीं चलाते, लेकिन एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हुकूमत करेगी। हम खुद क्या कर रहे हैं यार? सही। अपने आप को भी तो देखो। सही। आप जमहूरियत के सब नारे लगाते हो, खुद क्या करते हो तुम? सही। लाइन में खड़े होते हो, सिफारिशें करवाते हो हर जगह, और फिर जाके कहते हो कि हमारे काम हो, फिर कहते हैं जमहूरियत भी आए। खड़े हो ना लाइन के ऊपर, क्यों नहीं खड़े होते? बिल्कुल ठीक। यही वजह है कि हम बड़े अच्छे प्रीचर्स हैं, हम खुतबे बड़े अच्छे दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें खुद अमल नहीं करते। सही। इस चीज को खुद अपने आप को हमने पहले ठीक करना है, बहैसियत एक कौम के। बिल्कुल ठीक है। सर, तरीन ग्रुप से मुलाकातें हो रही हैं। हमजा शहबाज साहब ने स्पेशल जो है वो तरीन साहब के घर जाके मुलाकात की है, ओन चौधरी साहब ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया है। ये क्या सिलसिला है? ये ऊँट किस करवट बैठ रहा है? ये ओन चौधरी कौन है जी? इनको कौन लेके आया है जी? इनकी शक्ल किसने पहचानी है पब्लिक आई के अंदर? इमरान खान इनको लेके आए। बिल्कुल ठीक है। आज वो इमरान खान के खिलाफ हो गए। यार क्या अफसोस की बात है भाई।
कि उसी हाथ को काट दिया जिसको जो आपको आगे लेके आया। ये क्या बात है? आप तो राइट हैंड आदमी थे, आप तो टूआईसी थे उनके, आप तो हर चीज घर की आप करते थे, और उसके बाद कुछ इख्तलाफात हुए, अब जाके कहीं और चले गए। यार ये मुझे बहुत अफसोस है इन चीजों के ऊपर। ऑन मैं जानता हूँ इसको बड़ी अच्छी तरीके से, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑन जाके किसी दूसरे कैंप हो जाए या इमरान को छोड़ देगा। यार अगर वो इमरान को छोड़ सकता है, वो हर एक को छोड़ सकता है, कोई भी हो, whether it is on or anybody। सर आपको लगता है कि तरीन साहब ने जो है वो इमरान साहब से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली है, जबकि वज़ीर आज़म साहब की भी बात सुनी जाए या फवाद चौधरी साहब का बयान सुना जाए या सेनेटर फैसल जावेद साहब की बात की जाए, तो वो हमेशा यही कहते नजर आते हैं कि तरीन साहब आज भी हमारे साथ हैं। शहबाज गिल साहब जो है वो भी उनका बयान सामने आया कि तरीन साहब हमारे भाई हैं और वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकते हैं। खुद तरीन साहब की बहन जो है वो उनका बयान सामने आया कि तरीन साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से कभी अलग नहीं हो सकते। ये हो क्या रहा है? ये खिचड़ी की जो बनी हुई है ये क्या है? ये बयानात बिल्कुल ठीक है, जहांगीर तरीन के बिल्कुल इख्तलाफात हैं, होंगे, हो सकते हैं, होने चाहिए अगर हैं तो एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं होता कि आप पार्टी छोड़ के चले जाएं। ठीक है, कई प्रॉब्लम्स होती है। मियां साहब के साथ भी हुआ है, ग्रुप्स बन गए थे, पीपल्स पार्टी में भी बन गए थे, पेट्रियट्स कहाँ से बन गए थे? ये द क्वेश्चन इज, ये हो जाता है, लेकिन ऐसी चीजों को आपको दिल पे नहीं लगानी है। आपने देखना है कि आपके नजरिया क्या, आपकी पार्टी पॉलिटिक्स क्या है। हम नजरियाती पॉलिटिक्स को छोड़ गए, हम इंडिविजुअल पॉलिटिक्स पे आ गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर इस वक्त में जो हुकूमत सिलसिला कर रही है, जो ये बड़ा जलसा किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अपोजिशन पर? कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट ना ऑपोजिशन का जलसे का कोई इम्पैक्ट होगा ना इनको चाहिए, बल्कि लोगों को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, आपकी बेहतरी कैसे आएगी। और जस्ट टू क्रिटिसाइज द ऑपोजिशन, नो, आई थिंक वो टाइम अब ओवर हो गया। हमारे जो भी जलसा करेगा ये गवर्नमेंट की तरफ से, इसको चाहिए कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, ये चीजें बातें करें, इसको डिस्कशन किया जाए। आप लोग इकट्ठे करके क्या होगा, की क्या वैल्यू है, वेदर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, जो आपकी वैल्यू है वो तो नंबर्स में आ गई असेंबली के अंदर, तो असेंबली के अंदर जो भी जिसने करना है वहाँ जाके करें। बिल्कुल ठीक है। सर एक आखिरी सवाल करूंगी कि मुझे ये बताइएगा, क्या अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद लाने में कामयाब हो सकेगी? आप क्या देख रहे हैं, आपका क्या तज्जिया है? याद रखना, अगर तो ये एक रवायत शुरू हो गई तो फिर आपकी आगे जो हुकूमतें होंगी वो भी 9 पेंस की तरह ही चलेंगी। सही। वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। राइट। उस आप कह लो सिम्त पे मत जाओ जहां आप एक प्रेसिडेंट छोड़ने वाले हो। ठीक। लुक आफ्टर डेमोक्रेसी, प्रिजर्व डेमोक्रेसी एंड वर्क और डेमोक्रेटिक लाइन है। बिल्कुल इख्तलाफात रखो, बिल्कुल हर चीज आप रखो, लेकिन आपने एज अपोजिशन तनकीद बराए तामीर करें, ताकि आपके हाथ में जब आप आए, अगर तो आप आए तो आपके हाथ में कुछ चीज होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब कि आपने ज्वाइन किया, और बहुत ही अहम तज्जिया आपका रहा, जिसमें तहरीके अदम एतमाद के हफ़ से पीजे मीर साहब का बयान आप सुन रहे थे कि इस सब जलसों से शायद इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। इस वक्त डेवलपमेंट्स की बात होनी चाहिए, इस वक्त प्रोजेक्ट्स की बात होनी चाहिए, हुकूमत के उन अच्छे कामों की बात होनी चाहिए जो हुकूमत ने आवाम के लिए किए हैं, और मज़ीद उनको बेहतर बनाने की काविशें करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में अभी देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो किस तरफ क्या रुख मोड़ती है। अभी तो मुलाकातों का सिलसिला जारी है, कुछ हतमी फैसले जो है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये एक हफ़्ता इस सियासी गहमा गहमी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जैसे ही साथ साथ अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपके साथ इसको शेयर करते रहेंगे। अभी मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फ़ौरन बाद हाजिर होते हैं, तो कुछ और हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिन पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अब जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पंजाब की सकाफत, पंजाब की पंजाबी ज़ुबान।
जी हाँ, पंजाब की सकाफ़त की या कल्चर की जहाँ बात आती है वहीं पे पंजाबी कल्चर डे जो है वो मनाया गया है और ये कल्चर डे सूबों की सकाफ़त को ज़ाहिर करता है। ज़ाहिर है हमारे सूबा पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो इसकी सकाफ़त जो है वो पंजाबी लैंग्वेज से सामने आती है। पंजाबी इतनी मीठी ज़ुबान कि आपको पता है कि पंजाबी के हवाले से, इसकी सकाफ़त के हवाले से अगर हम बात करें तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श जैसे अजीम सूफ़ी शोहरा ने जो है पंजाबी लैंग्वेज को बड़ा फ़रोग़ दिया है। और आज अगर पंजाबी लैंग्वेज में हमारे पास अशार मौजूद हैं, हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, तो इसकी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। रंगारंग कल्चर डे पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। पंजाब में ये कल्चर डे मनाया गया है। सकाफ़त के रंगों से सजी हुई बहुत सी महफ़िलें, बहुत सी चीज़ें जो हैं स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी और तमाम पूरे मुल्क में जो है पंजाबी लैंग्वेज के हवाले से इस कल्चर और सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए ढोल की थाप पर इलाकई भंगड़े भी पेश किए गए हैं। अफसरान और एहलकार और इनकी रंग बिरंगी पगड़ियाँ भी आप जो है वो देख रहे हैं। साथ ही ख़ास तौर पर सकाफ़ती रूप इख्तियार करके कल्चर डे मनाया है। लेकिन कोरोना के बायस जो है इस कल्चर डे की जो तकरीबात हैं उनको बड़े ही तरीके से और एहतियाती तदाबीर के साथ जो है वो मनाया गया है। कल्चर डे की जो तकरीबात हैं वो बड़ी ही शानदार तरीके से हुई और इस हवाले से लाहौर में खूबसूरत तकरीबात का इनेकाद किया गया। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जो है ढोल की थाप पर भंगड़े भी देखने में आए और ख़ुद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जो है इसको बेहतरीन तरीके से बयान किया अपनी स्पीचेस में भी और ख़ुद ये जो है वो कल्चर डे अटेंड भी किया और उन्होंने कहा कि ये पंजाब की सकाफ़त को बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गुलाम फरीद, बुल्ले शाह, वारिस शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श जैसे अजीम सूफ़ी शोहरा ने फ़रोग़ दिया है। इसीलिए पंजाबी कल्चर को, पंजाबी लैंग्वेज को हमें भी फ़रोग़ देना है। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट को हम पहले चल के देखते हैं। मोहम्मद शहजाद हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। तो आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद उनसे बात करते हैं। जुबान ही कौम की पहचान होती है। जिंदा कौमें हमेशा अपने कल्चर और अपनी जुबान को जिंदा रखती हैं। आज बर्रसगीर की सबसे बड़ी कौम पंजाबी अपना कल्चर डे अपने रवायती अंदाज में भरपूर तरीके से मना रहे हैं। इस हवाले से लाहौर में भी एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया। पंजाब की तहजीब और सकाफत करीबन 5000 साल पुरानी है। 5 दरियाओं की ये धरती पंजाब, जिसके कल्चर में मुख्तलिफ रंगों का खूबसूरत इम्तजाज है। कहीं रोमानवी दास्तानें मौजूद हैं तो कहीं इश्किया शायरी के खूबसूरत और निराले रंग। पंजाबी जुबान के शेक्सपियर वारिस शाह ने अपनी शोरा आफाक तख्लीक हीर वारिस शाह में पंजाबी की तहजीब और सकाफत को खूबसूरत अंदाज में समोया है। ढोल की थाप पर रक्स के मुख्तलिफ अंदाज पंजाब की सकाफत का हिस्सा है। जी, तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरत रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया और लाहौर की ये तकरीब जिसका नज़ारा आपने देखा। पंजाबी एक बहुत ही खूबसूरत टच लैंग्वेज है, एक इतना खूबसूरत जो है इम्तजाज है लैंग्वेज में कि अगर हम देखें तो हमारे सूफ़ी शोहरा ने इसको अपने अशार में इस्तेमाल किया, समझाने में इस्तेमाल किया। फिर हीर वारिस शाह की बात अगर कर ली जाए तो रोमानवी दास्तानें बहुत रिलेट करती हैं पंजाबी से। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की। उन्हीं से पूछते हैं कि रोमानवी दास्तानें जो पंजाबी में लिखी गई हैं और ख़ास तौर पर अगर बात कर ली जाए पंजाबी ज़ुबान के शेक्सपियर वारिस शाह की, तो उस हवाले से जो है वो ये क्या कहते हैं। जी शहजाद साहब। जी मैडम, जैसा कि आपने देखा कि जो पंजाबी ज़बान है ये तो वलियों की ज़बान थी, लेकिन बदकिस्मती से ये कुछ अरसे से ये ऐसी ज़बू हाली का शिकार थी। अब कुछ अरसे से आके थोड़ा अब इस दफ़ा जो है गवर्नमेंट सतह के ऊपर, सरकारी लेवल के ऊपर जो है पंजाबी का डे जो है मनाया जा रहा है जी। और सरकारी सरपरस्ती भी, और आप देखें कि बहुत सरकारी दफातर में, स्कूलों में, कॉलेजेस में भी इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाबी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए पंजाबी डे मनाया जी। और हम तो बहुत देर से ये पंजाबी की जो तंजीमें थी, ये पंजाबी के कल्चर को फ़रोग़ देने वाली जो यूनियंस थी, ये बहुत अरसे से लगी हुई थी और इनकी ये डिमांड भी थी कि पंजाबी को जैसे दूसरे सूबों में सिंध में सिंधी को पढ़ाया जाता है प्राइमरी से मैट्रिक तक, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो जो है वो उसको उस ज़बान को मैट्रिक तक पढ़ाया जाता है। तो ये पंजाबियों की भी ये डिमांड थी गवर्नमेंट से और इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में शामिल करना ज़रूरी है, ये और होनी भी चाहिए।
ये इसको भी निसाब में शामिल करना चाहिए पंजाबी ज़बान को। और इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का आर्डर भी मौजूद है, लेकिन अब तक अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि काफ़ी अरसे से जो है ना आर्डर होने के बावजूद महकमा तालीम इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में पंजाबी कल्चर जिस तरह प्रमोट हो रहा है और जिस तरह ये रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, सकाफ़त की प्रमोशन हो रही है, कल्चर की प्रमोशन हो रही है, पंजाबी लैंग्वेज को फ़रोग मिल रहा है, तो आने वाले वक्त में हम ये तवक्को तो रख सकते हैं ना कि निसाब में भी पंजाबी लैंग्वेज को जो है शामिल किया जाएगा? जी बिल्कुल ज़रूर, ये लगे हुए हैं तमाम पंजाबी इस के ऊपर दिन रात इनकी कोशिश है, इनकी जो यूनियंस हैं सब की कोशिशें जारी हैं और सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के आर्डर भी हैं और ये चाहते हैं कि ये पंजाबी ज़बान को बाकायदा स्कूलों में राइज किया जाए। इनको लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर तालिब इल्मों को, हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को ये पता हो कि हमने अपनी मादरी ज़बान क्या है, हमारी मादरी ज़बान, उसमें कैसे बात करनी है, असल में पंजाबी लैंग्वेज को लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया। पंजाबी बोलने के लोगों के मुख्तलिफ जो है वो अंदाज हैं। हालांकि पंजाबी बड़ी अच्छी और बाअदब लैंग्वेज भी आप इसको कह सकते हैं, इसमें आप और का जो है वो जिक्र है, लेकिन हम इसे जिस लैंग्वेज से यूज़ करते हैं, जिस तरीक़ेकार से यूज़ करते हैं, उस मेरा ख्याल है अगर प्राइमरी से इसको राइज कर दिया जाए तो लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कि पंजाबी असल में कैसी ज़ुबान है और इसको बोलना कैसे है। जी मैडम, देखें पंजाबी तो अगर आप बोलें तो बड़ी मीठी ज़ुबान है। ये तो हमने ये स्टेटस को ने कुछ बना दिया इसको कि ये बड़ा आकवर्ड, जो पंजाबी बोलता है उसको हम बड़ा आकवर्ड समझते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये तो बड़ी मीठी ज़ुबान है, ये वारिस अली शाह की ज़ुबान है, ये माधोलाल सैन की ज़ुबान है, ये बाबा फरीद गंज शक्कर की ज़ुबान है, बाबा बुल्ले शाह की ज़ुबान है और उनके ये जो अजीम औलिया कराम है ये इस धरती के, इस पंजाब की धरती के, ये तो उनकी ज़ुबान है। ये तो अब आके स्टेटस गो जो अमला गुजरा है, ये जो स्टेटस गो तबका है, ये इसने आके इस पंजाबी को बैकवर्ड ज़ुबान बना दी। आज हम समझते जो पंजाबी बोल रहा होता है, हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा बैकवर्ड है या ये ऐसे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये तो बड़ी मीठी ज़ुबान है, हमारी माँ बोली इसको कहते हैं, हमारी तो माँ बोली है ये। हम हमारे बाबा अजदाद जो थे वो पंजाबी ही बोलते रहे। बस हमने किताबें पढ़ ली, वही बाबा बुल्ले शाह वाली बात के पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबां अपना आप ना पढ़िया, जा जा वरदा मस्जिद मंदिर ते मन अपने च ना वड़िया। तो ये जो चीज़ है, जो आपकी मन की बात है, जो आपने अपने दिल को देखना है, ये तो हमें सूफ़ी शोरा से मिलती है, ये तो हमें जो है अल्लाह वालों से मिलती है और अल्लाह वालों की ज़ुबान है। अगर उन्होंने इस्तेमाल की है तो ज़ाहिर है इसकी सकाफ़त है, इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, 5000 साल पुरानी सकाफ़त है इसकी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे पंजाबी कल्चर की, यूनियन कल्चर के चेयरमैन हैं मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है जी शुक्र मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि पंजाबी कल्चर के हवाले से आपकी बड़ी खिदमात हैं, आप काफ़ी अरसे से पंजाबी की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं और रंगारंग तकरीबात का जो भी लाहौर में इनेकाद होता है, पाकिस्तान में जो इनेकाद होता है उसमें लाहौर में जो तकरीबात होती हैं उसमें आपका बड़ा हाथ है। तो आप क्या फील करते हैं कि इस वक्त में पंजाबी लैंग्वेज को कहाँ आप देख रहे हैं? पंजाबी लैंग्वेज के हवाले नाल अगर गल कीती बेटे बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बहुत पुरानी ज़बान है जी, और इस खिते से मेरा अंदाजा है कि अरबी फारसी तो बाद है ही पंजाबी। बिल्कुल ठीक, जेड़ी मुरबज थी और जेड़ी बोली जाती, ठीक है। इस दूसरी गल कि पंजाबी से बहुत सारा काम होया है। बिल्कुल ठीक, साडे इस खिते पंजाबी शायरी का जिहड़ा हवाला है बहुत बड़ा, वो बाबा बुल्ले शायर तो साडे जेड़े बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, सुल्तान बाहू, मियां मोहम्मद, बिल्कुल और सारे जो सूफी शुअरा ने, बिल्कुल इन्हां दा जिहड़ा कलाम है वो लाफानी कलाम है। ऐसे ही है, ऐसे ही। पंजाबी नूं जिंदा रखण लई या बाबियां नूं जिंदा रखण लई साडा जिहड़ा बुनियादी तौर ते थीम है या साडा जिहड़ा पंजाबी एक्टिविटी दा मुतालबा है जी, वो ये है कि पंजाबी त्योहारां नूं अच्छे तरीके नाल मनाया जाए जी, पंजाबी ज़बान नूं तालीम की ज़बान बनाई जाए, बिल्कुल ठीक, स्कूलों कॉलेज पंजाबी पढ़ाई जाए, बिल्कुल और सही। इन्हों लाजमी मज़मून से पढ़ाया जाए। तो ये प्राइमरी से जो पंजाबी के लिए काम कर रहे हैं कि प्राइमरी क्लास से इसको निसाब में शामिल किया जाए, इसमें आगे आने वाले टाइम में आप किस तरह देख रहे हैं कि कुछ अच्छी तब्दीली जो है वो रौनुमा होगी और इसे निसाब में शामिल किया जाएगा? साडे पंजाबी अकाबरीन ने, साडे पंजाबी लीडरशिप ने जेडे पिछले 20 सालों च अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत ते अपनी तहरीक नाल जिन्ना को अगे बढ़े ने, उसका नतीजा है कि आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ कल्चर डे हर पिंड, हर शहर, हर तहसील, हर जिले, पूरे पाकिस्तान में मनाया गया। मनाया गया जी बिल्कुल और ये बिल्कुल साडी बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। मैं समझना कि साडा दूजा मुतालबा जिहड़ा पंजाबी ज़बान दे हवाले है जी। वो भी इंशाअल्लाह असीं अगर इसे तरह गवर्नमेंट नूं मजबूर कर दिता जी। ते उस दिन दूर नहीं जो पंजाबी ज़बान लाजमी मजमून दे तहत पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इस्तकाक भी है बेटे जी। मैं समझना वा कि बाकी सूबे अगर ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ जी जी ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ सूबे हैं। बिल्कुल सही है। हम जैसे लोगों को भी पंजाबी आ जाएगी ना, जब पंजाबी ज़ुबान जो है वो प्राइमरी से ऑन हो जाएगी तो फिर पंजाबी को समझने में भी आसानी होगी। पंजाब में रहने वालों के लिए पंजाबी बहुत ज़रूरी है, सीखना भी और समझना भी। तो आप क्या कहते हैं कि पंजाबी के कल्चर को जो फ़रोग मिल रहा है इन तकरीबात से, सकाफ़त से, खुद वज़ीर आला हाउस में भी उनके ऑफिस में भी जो है वो आज ये कल्चर डे का एहतमाम किया गया, वहाँ पर भी तकरीब रौनुमा हुई, ख़ुद उन्होंने भी पग पहनी है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने। तो ये उनकी काविशें हैं जो वो कल्चर के हवाले से कर रहे हैं, सकाफत के हवाले से कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? सीधी सादी बात है, ये गवर्नमेंट जी है वो हमेशा लोगों की गल कर जी लोकारी के मुतालबे ते काम रखती है जी 80 25 30 35 साल तो गवर्नमेंट अगे इको गल कर रहा था जी कि भाई पंजाबी जबान चूंकि एक बहुत बड़ी जबान है और इस पाकिस्तान के 60% लोग पंजाबी जबान बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। पंजाबी जबान के हवाले जिन्ने त्यौहार ने, जिन्ने प्रोग्राम ने, जिन्ने इवेंट ने जी उन्होंने वो पजीराई हासिल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरी जबान हासिल बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा मंगया जी। और 2 साल तो पंजाबी कल्चर डे नूं सरकारी सतह पे मनाने का एहतमाम किया गया। और बिल्कुल इस ठीक। दफा अभी 2 कदम होर अगे आए हैं कि असीं स्कूलों, कालजां ते सरकारी इदारियां च भी पंजाबी कल्चर डे मनाया और इसकी अहमियत ते अफादियत तो लोगों को आगाह किया। बिल्कुल और मैं ठीक। समझना कि साडे इस अमल नाल कम अज कम करोड़ों लोगों तक पंजाबी जबान की गल पहुंची, पंजाबी तहरीक की गल पहुंची बिल्कुल और ठीक। पंजाबी जबान की अफादियत तो आगाही हासिल हुई। बिल्कुल। और ये जो ढोल की थाप पे भंगड़ा है, पंजाबी कल्चर की एक नुमाया चीज़ है जिसे सकाफत का हिस्सा समझा जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हर तकरीब में ढोल ना हो तो फिर पंजाबी कल्चर का मज़ा नहीं आता? असल बेटे पंजाबी जबान जी सकाफत है और ये खूबसूरत सकाफत है जी ढोल, भंगड़ा, डांस, लुड्डी, गिद्दा ये साड़ियां रवायती खेडा और रवायती कल्चर है साडा। जी। और मैं समझना कि ये जिंदा दिल कौम वास्ते बहुत जरूरी होता है जी। तो अपनी रवायात को जुड़ियां खेडा, अपनी रवायात को जुड़े गाने, अपनी रवायात को जुड़ियां नाच गाने के तकरीबात बिल्कुल जिंदा सही। रखें। बिल्कुल तो साडा मैं समझना कि पंजाबी कल्चर नूं पंजाबी सॉन्ग ने जिंदा रखा है। बिल्कुल है। पंजाबी कल्चर विच सॉन्ग की बहुत अहमियत है। बिल्कुल पंजाबी ऐसे। गाने नूं तुसीं हुण इस काज तो कढ दिओ बाकी बच्चे कट नहीं लिहाजा पंजाबी जिहड़े वो इकट्ठियां होकर नचदे भी ने, भंगड़े भी पाते ने, बिल्कुल, लुड़ियां बिल्कुल भी सही। पाते ने बिल्कुल सही। और पंजाबी सुहानियां गिद्धा भी पातियां ने। हाँ, ये सारा सही, कल्चर सी सही। और ये इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने सर ज्वाइन किया और पंजाबी के फ़रोग के लिए जिस तरह आपने हमसे परी में ही गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा। मैं भी ये ट्राई कर सकती थी लेकिन मैं ये ट्राई नहीं करना चाहती थी क्योंकि गुलाबी पंजाबी से आप सब लोगों ने हंसना शुरू कर देना था, तो मैं इस वजह से ये ट्राई नहीं कर सकती थी, वरना मैं आपसे ज़रूर पंजाबी में बात करती। पंजाबी कल्चर में गिद्दा, भंगड़ा, लुड्डी, ढोल और एक ख़वातीन का परांदे बांधना, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनना, खुद से पहनना, शॉर्ट शर्ट और पटियाला शलवारें पहनना, ये वो खूबसूरती है पंजाब के कल्चर की कि जिसमें एक ख़ातून का असल रंग और रूप नज़र आता है, जिसमें वो खूबसूरत नज़र आती है, क्योंकि एक लड़की जो है उसकी ये खूबसूरती है पंजाब के कल्चर की। आप पंजाबियों को देखें वो आपको डिफरेंट ही ख़वातीन नज़र आएंगी, और फिर जब ढोल की थाप पर जो है वो नाचते गाते लोग जो है वो तकरीबात किसको पसंद नहीं आती, सबको बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी हम जो है वो शहजाद साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आप क्या कहेंगे कि अब इसको मज़ीद फ़रोग देने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए हुकूमती लेवल पे भी, और मज़ीद इस तरह की तकरीबात के इनेकाद के लिए कोशियाँ किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड की सिचुएशन भी है, हालात भी हैं, कुछ तकरीबात मनसूख भी कर दी गई इस हवाले से। सबसे पहले डॉक्टर साहब देखें जैसे है ना कि पंजाबी को सबसे पहले राइज होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हाँ जी। बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस आए, बच्चों को पता चले कि ये पंजाबी ज़बान है क्या, ये पंजाबी बोलनी कैसे है।
उसके बाद जो है ये भी दफ्तरों की ज़बान भी बन जाएगी, अफसरों की ज़बान भी बन जाएगी। अगर हम पंजाबी के बारे में अगर इल्म ही ना हो बच्चों को हमारे तो वो तो फिर इसको ऐसे ही समझेंगे ये बड़ी आकवर्ड ज़बान है। तो जैसे जैसे पंजाबी ज़बान जो है बच्चों में बोलनी शुरू हो जाएगी, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जानी शुरू हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला पंजाबी ज़बान का कल्चर भी ऐसे पंजाबी गाने और पंजाबी शायरी पंजाबी के फ़रोग के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं? पंजाबी गाने जी देखें, शुरू से जब से पंजाब हमने होश संभाली है, पंजाब के बड़े आज भी अगर पंजाब के गाने पंजाबी सुने तो उनका एक वखरा ही रंग होता है और उनका एक निराला ही रंग होता है। हाँ, एक गाना मुझे भी याद है, वंजली वालन या हाँ तू ता मोल है मुटियार ये गाने भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे और मैडम नूर जहां ने इनको बड़ी खूबसूरती से गाया। ये पंजाब के कल्चर की एक सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं और इसके अलावा और बहुत सारे गाने। ये चीज़ें जो है वो हमें पढ़नी चाहिए। हमें अपनी सकाफत से, अगर हम पंजाब में रहते हैं तो फिर पंजाबी सीखने के लिए और समझने के लिए हमारे पास थोड़ी सी इसकी समझ बूझ होनी चाहिए। जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और पंजाबी कल्चर डे के हवाले से जो आपकी रिपोर्ट हमने देखी, और साथ ही हम इंशाल्लाह आपको फिर भी दावत देते रहेंगे। इसी के साथ नाज़रीन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जो है दोबारा से आके आपको ज्वाइन करते हैं। मज़ीद कुछ अपडेट्स, कुछ न्यूज़ मेरे पास आपके लिए मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। अभी जो बात हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अहम और ख़ास मसला है। ये सिर्फ किसी एक जगह का मसला नहीं है। लाहौर में जगह जगह जो सब डिविजन्स मौजूद हैं, ये वहाँ का मसला है। लेस्को का मसला है, लटकती हुई बिजली की उन तारों का मसला है जिससे आए दिन लोगों को करंट लगता है। कुछ लोग जो है उससे अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, कुछ लोग करंट लगने की वजह से जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तकलीफ़ के जो है अजियत की उनको ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। जब वहाँ से गुज़रते हैं, गाड़ियाँ गुजारनी और बाइकें गुजारनी, और ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। रिहाइशों का आए दिन एहतजाज सामने आता रहता है। कोहिनूर न्यूज़ की ये कोशिश होती है कि जहाँ कहीं भी आवाम के साथ कोई भी ऐसा मसला दरपेश हो कि जिसको हम हल कर सकते हों या आला हुकाम तक पहुँचा सकते हों, तो हमारे रिपोर्टर्स इसके लिए हमेशा कोशियां रहते हैं और हमेशा अच्छी रिपोर्टिंग करके हमें ये बताया जाता है और निशानदेही की जाती है कि कौन सी ऐसी सब डिवीज़न है, कौन सा ऐसा हल्का है जहां पर ये मामलात हो रहे हैं। अभी जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये हल्का NA 128 PP 156 में बिजली की लटकती नंगी तारों की शक्ल में जो रिहायशियों के सरों पर मौत मंडला रही है, ये उसकी फुटेज आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेदर्दी के साथ जो है वो ये तारों के मामलात चल रहे हैं। तारों पे तारें और गुच्छे बने हुए हैं जिससे शहरियों को आए दिन जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब जो है वो यहाँ पे करंट लगने का शिकार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सियासी और महकमाना लापरवाही और बेहिसी से तंग आकर जब कलंदरपुरा के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत इनको समेटने की कोशिश की और जाके दफ्तर में जो है वो एहतजाज किया और उन्हें कहा कि इसका जो है वो कोई हल निकालें, तो वहाँ पर काफ़ी अरसे बाद, उनकी तगोदो के बाद, कोशिशों के बाद, 1 साल बाद है वो कहीं जाकर लेस्को हेड ऑफिस का दौरा जो किया उन्होंने, उसके बाद जो दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से फिर उनको थोड़ा बहुत जो है वो रिलीफ मिलने वाला था कि कुछ सियासी मामलात बीच में आ गए, कुछ सियासी पर्सनैलिटीज़ बीच में आ गई। उन्होंने इसको अपना अना का मसला बना लिया कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि पिछली कई हुकूमतों ने जहाँ यहाँ पे नोटिस नहीं लिया, इस हुकूमत ने भी अभी तक इस इलाके पर कोई ख़ास खातिर ख्वाह जो है वो नोटिस नहीं लिया है। लेस्को के जितने लोग हैं वो सोए रहते हैं, उनके पास जब भी कोई शिकायत लेके जाएं तो वो ना तो बात करने आते हैं, ना टेलीविज़न पर आते हैं, ना फ़ोन उठाना पसंद करते हैं। और अगर वहाँ के जो है वो किसी SDO से बात करने के लिए आप फ़ोन मिलाएं तो वो फ़ोन उठाना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें सच बोलना पड़ेगा या जवाब देना पड़ेगा। सब डिवीज़न ताजबाग के इलाके में इन मसाइल पर रोशनी डालने के लिए जब कोहिनूर न्यूज़ की टीम वहाँ पहुँची तो लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मैं आपको भी एक रिपोर्ट दिखाती हूँ जो हमारे रिपोर्टर हाफिज़ इरफान ने तैयार की है। वो खुद वहाँ गए हैं और रिहायशियों से पूछा भी है। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं।
लाहौर हल्का NA 128 PP 156 में बिजली की लटकती नंगी तारों की शक्ल में रिहायशियों के सरों पर मौत मंडलाने लगी। मुतईद बार करंट लगने के वाकयात भी लेस्को सब डिवीजन ताजबाग इंतजामिया को ख्वाब गफलत से बेदार न कर सके। PP 156 का दरीना मसला इलेक्टेड नुमाइंदगान की बेहिसी का मंजर पेश करता दिखाई देता है। साबका हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत भी यहाँ के रिहायशियों को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। सब डिवीजन ताजबाग के सार्फिन सिर्फ बिल और टैक्सेस अदा करने के तक महदूद है। शायद लेस्को इंतजामिया किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। सियासी व महकमाना लापरवाही व बेहिसी से तंग आकर जब कलंदरपुरा के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए लेस्को हेड ऑफिस का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और 1 साल की तगदो के बाद जब लेस्को चीफ की जानिब से एलोकेशन के ऑर्डर कर दिए गए तब ख्वाब खरगोश में बेदार सियासी नुमाइंदों की बात हजम न हुई तो रुकावटें पैदा करनी शुरू कर दी। कोहिनूर की टीम जब हल्का NA 128 PP 156 सब डिवीजन ताजबाग के इलाका में इन मसाइल पर रोशनी डालने के लिए पहुंची। जी, अब अंदाज़ा लगाइए कि बिजली की नंगी लटकती हुई तारें और नीचे सीवरेज का जो हालात आपने पानी जो आपने खड़ा हुआ देखा कि किस तरह ईंटें रख के जो है वो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, जहाँ पे खुलेआम जो है वो इस तरह तारें जा रही हैं और पानी भी नीचे जो है वो सड़क पे खड़ा है कि वहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। ये कहीं और का नहीं, लाहौर का मंजर है, लाहौर के अंदर के इलाके का मंजर है। हम ये कहते हैं ना कि हम थोड़ा दूर चले जाएँ या जो है वो हम नॉर्दर्न एरिया में या किसी छोटे शहर में चले जाएँ, ये छोटे शहर की बात नहीं है, ये बड़े शहर की बात है जहाँ लेस्को की भी लापरवाही शामिल है और साथ में सियासी लापरवाही भी जो है वो यहाँ पर देखने में आ रही है। वोट लेने के लिए जब आना होता है तो तब तो सारे वादे वईद कर लिए जाते हैं, लेकिन बाद में ये वादे कहाँ जाते हैं और किस हवा की नज़र होते हैं। हमारे रिपोर्टर हाफिज़ इरफान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो लेस्को और हेल्थ को डील करते हैं। जी हाफिज़ इरफान, ज़रा बताइएगा, ये मंजर जो आपने दिखा दिया है ये मेरा ख्याल है देखने वालों के लिए बहुत अजियतनाक भी है और ये सिर्फ किसी एक जगह का मंजर तो आपने दिखाया है। अभी तो लाहौर के बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं, ये तो ताजपुरा का आपने मंजर दिखाया, लेकिन और भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह की तारें लटक रही हैं। तो ये कोई अहलकार आपसे किसी की बात नहीं हुई लेस्को के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जिस मसले पे रोशनी डालने के लिए नाचीज़ को मदऊ किया है, ये एक बहुत अहम मसला है कलंदरपुरा का। मैं समझता हूँ जैसे आपने अभी बात की कि ये कलंदरपुरा का नहीं, लाहौर के पसमानदा तमाम इलाकों का ये मामला है जहाँ पर आप नीचे गंदा पानी खड़ा और ऊपर लटकती तारें जो रहायशियों के लिए मौत का मंजर पेश कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ कलंदरपुरा के इलाके में चूंकि 2 रोज़ कबल जो है वो कोहिनूर की टीम जब पहुंची एक प्रोग्राम KNI जो कि आपको पता है कि अवामी मसाइल और शहरियों के मसाइल को उजागर करने के लिए एक बड़ा अपना रोल अदा कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में जब हमने वहां पर नोटिस लिया, हम हैरान रह गए कि इस कदर करीब तारें हैं कि छोटे बच्चे गुजर रहे हैं, तारें अगर वो हाथ ऊपर करते हैं तो तारें नजर आ रही हैं, तारें उनके हाथों को लग रही हैं और वो बाकायदा उनके ऊपर कोई कवर अप नहीं है, वो नंगी तारें नजर आ रही हैं। वाजिया जैसे नजर आ रहा है कि अगर वो लगती हैं तो जान भी जा सकती है। तो इसमें कोई क्यों नहीं जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हो चुका? देखें, सब लोग इकट्ठे होकर जो है वो लेस्को दफ्तर भी गए हैं, वहां पे भी कहा है, 1 साल की तगोदो भी की है, मेहनत भी की है, तो कौन है यहाँ से सियासी हल्के से कौन इस टाइम जो है वो देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये मसला आज का नहीं है, पहले तो ये जान लें कि ये मसला देरीना है। बिल्कुल देरीना। तमाम जो हुकूमतें साबका गुजरी वो और जो आज की हुकूमत, जाहिर है PTI ने जो रिलीफ देने की बात की थी गरीब अवाम को, गरीब अवाम ने इसीलिए वोटिंग की ताकि रिलीफ आ सके उनके घरों तक, लेकिन वो ना मिल सका। इसके बाद जब आप देखते हैं कि सियासी मुदाखलत जो है वो महकमों को भी काम करने से जब रोकती है तो वहां पर आकर गरीब जो है वो ज्यादा तंग होता हुआ दिखाई देता है। इस इलाके में आप बाकायदा देख सकते हैं कि जगह जगह नंगी तारें जो बिछी हुई हैं, इन हालात को कंट्रोल करने के लिए बहुत से दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन ना तो सियासी नुमाइंदगान इस तरफ, चूंकि ये हल्का NA 128 है। अच्छा, तो यहाँ छोटा काम तो है नहीं ना इरफान, इस काम के लिए जो है वो मेहनत और वक्त दरकार है और साथ ही, लेकिन लेस्को के लिए तो ये सारा काम जो है वो फौरी तौर पर करना चाहिए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक क्यों नहीं हो रही? कोहिनूर न्यूज़ जो है वो हमेशा से हम जब इस तरह की खबर देते हैं तो उस पर फौरी एक्शन होता है और हमने जो है वो इस खबर को भी ब्रेक किया। इस पर कब तक जो है वो एक्शन पॉसिबल है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, जब ये नौजवान जो हैं इस इलाके के, इन्होंने कोशिश की है कि चीफ लेस्को ऑफिस जाके दरवाजा खटखटाएं, 1 साल तो इनको सिर्फ महकमाना कार्रवाई पे लग गया है।
और चीफ लेस्को ऑफिस से जब इनका एलोकेशन ऑर्डर जो है वो बाकायदा जारी कर दिया जाता है, इनको जो प्रोवाइड किया जाना था सामान, इसमें 6 ट्रांसफार्मर हैं 200 केवी के, इसमें पूल्स हैं जो खंबे लगेंगे, इसमें तारे हैं, इसमें गोला है, वो सारा इनका जब पास हो जाता है तो वहीं पे आके जो है वो खराबी पैदा होती है सियासी मुदाखलत की। वहां पे जो पीटीआई का नुमाइंदा वो कहता है कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं बाकायदा जिसका फीता काटूंगा और ये मेरे नाम चलेगा तो फिर ही ये ओपन होगा, वरना एसडीओ साहब को ये परमिशन ही नहीं है कि वो एलएस को ऑर्डर कर दें कि ये जो इनका तमाम मटेरियल है वो कायदा लगाया। से जो है वो बात हुई है, जो वहाँ के इस टाइम सब मामला जो है वो देख रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहबा, इस मामले में जब भी किसी से बात करने की कोशिश करते हैं वो आपके साथ बात करना ही गवारा नहीं करता है। इस हवाले से हमने एक्सीएन मोहम्मद फैजान साहब से बात करने की कोशिश की और ऑन एयर प्रोग्राम के दौरान ही हमने एसडीओ साहब को भी कॉल की, लेकिन उन्होंने फोन अटेंड करना ही गवारा नहीं किया। और जो नुमाइंदगान है यहाँ पर सियासी, वो तो वैसे ही चलते बनते हैं, जब कोई भी मीडिया वर्किंग होती है या वहां पर निशानदेही की जा रही होती है तो वो चलते इसलिए बनते हैं कि उनको भी सवाल आ सकते हैं। अपनी मदद आपके तहत करने वालों को भी रोका जा रहा है, इससे बढ़कर बेहिसी क्या होगी। आप ये देखिए मीटर रीडर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये मीटर रीडर्स जो रीडिंग लेने के लिए जो है वो आते हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में तो बिल और टैक्स ये बेचारे जो है वो अदा करेंगे गरीब इलाके वाले लोग, और जो है बिल उन्होंने भरने ही भरने, नहीं तो उनके मीटर जो है वो उतर जाएंगे। मीटर रीडर आकर तो जो है वो सीधी बात करते हैं कि गर्मियों में अगर आपने एसी चलाना है तो 4-5 हज़ार रुपये हमारी जेब जो है वो गर्म कर दें, उसके बाद जो है वो हम आपका बिल जो है वो फिक्स कर देंगे और आपको जो है वो ये फैसिलिटी मौजूद हो जाएगी। अब आप जिस मीटर रीडर को ये पैसे नहीं देते हैं, फिर वो आपके घर का बिल जो है वो लाख 1.5 लाख रुपया जो है वो भेजता है। मेरे खुद ऐसे मेरे साथ जो है वो हो चुका है ना, मुझे इसलिए आइडिया है कि लाख 1.5 2 लाख रुपए जो मैं अपने घर का बिल जो है भरती रही हूँ, और सिर्फ किस वजह से कि मैंने जो है वो उस मीटर रीडर को पैसे देना मुनासिब नहीं समझा कि 4,000 रुपये में अगर मैं इसको देकर, और मैंने कहा जी जितना बिल आएगा मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ, तो उसने कहा फिर इतना बिल आएगा अब आप अदा करें। ये देखिए ना, ये मेरे साथ खुद गुजरी है तो मैं आपको जो है वो बता रही हूँ। तो ये तो इनके लेस्को के मामलात हैं, आप इससे आगे क्या कहेंगे। एसटीओ जो है वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एसटीओ के सामने जब मैं खुद जाके बैठी हूँ, मैंने उसको अपना तारुफ करवाया तो वो सीधी बात ये करता है कि बीबी ये तो नहीं हो सकता, आप जो है वो इस बिल को जमा कराएंगी। बिल जमा कराना पड़ता है जितना भी आए, लेकिन फिर जब इनको कॉलें ऊपर से कराई जाती हैं तो फिर बिल फौरी तौर पे कम हो जाते हैं। अब देखिए ना, ये मामला तो कितने खराब हैं। अब एक आम शहरी की बात कौन सुनेगा, जब एक एंकर पर्सन की बात जो है वो लोग किसी और तरीके से सुनते हैं, तो फिर यहाँ पर जो एक आम शहरी अपनी बात किस तरह सुनाए जाके। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे नुक्ते पे रोशनी डाली है कि देखें ये सीजन शुरू हो गया, मौसम गर्मा जो है वो शुरू हो चुका है और ये इसको सीजन गिना जाता है लेस्को की जुबान में, क्योंकि ये जो मीटर रीडर्स हैं, लाइनमैन और एलएस जो हैं, इनका सीजन है। ये लाखों रुपए जो है वो मंथली बटोरते हैं अपने इलाकों से, और लाखों से भी ज्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्रीज हैं। अच्छा इरफान, ये बताइएगा ये तारे जो है इसमें तो बीच में कोई भी तार लगा के अब जो है वो लाइट या जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और ये मोहल्ले इलाके में जहाँ इस तरह बिजली की तारें जो है बिखरी पड़ी होती हैं, वहां से तो बिजली चोरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मैं यही अर्ज यहाँ पे भी करूंगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनकी वहां पे नजर नहीं जाती है जहां पे कोई आगे इनका मुंह तोड़ने वाला होता है, इनकी नजर वहीं जाती है जो आगे गरीब गुरबा लोग जो हैं वो बेचारे इस्तेमाल करने वाले होते हैं। यहाँ पर देखें चीफ लेस्को जो हैं उनकी जानिब से आए रोज खुली कचहरियां भी लगाई जाती हैं और ऑनलाइन कचहरियों का इनेकाद भी किया जाता है ताकि जो सार्फिन है उनको घर की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी मिले। लेकिन ऐसे मामला ना जाने क्यों चीफ लेस्को की नजर से ही नहीं गुजरते हैं। दूसरी तरफ अगर आप नजर करते हैं कि ये ऐसे इलाके तो पूरे लाहौर से जुड़े हुए जो पसमानदा इलाके हैं उनमें तमाम तर में यही मामलात हैं। वहां पर ना तो अभी गर्मी आ चुकी है, गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, एक तो वैसे ही तारें लटक रही हैं जो कि आए रोज 72 घंटे 48 घंटे की लोड शेडिंग उनको पहले ही मिल रही है, लेकिन गर्मी की वजह से वो सारा सारा दिन और सारी सारी रात बेचारे ना तो कोई काम कर सकेंगे, ना बच्चे पढ़ने के लिए जा सकेंगे और ना ही वो बासानी जिंदगी बसर कर सकेंगे, क्योंकि उनको कोई भी सहूलियात मुयसर नहीं है लेस्को की जानिब से और ना ही इस तरफ कोई नजरसानी की जा रही है। अच्छा, तो ये लेस्को के किसी भी बड़े ओहदेदार से आपने जो बात करने की कोशिश की, अभी उन्हें हमें टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश की, तो क्या सूरत हाल है, आप कॉल नहीं अटेंड करते? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सार्फिन के लिए नंबर्स नहीं रखे गए हैं, ये नंबर्स भी असर वसू के लिए रखे गए हैं, उन्हीं के अटेंड किए जाते हैं जो सेव है मोबाइल में, ना कि किसी दूसरे का। क्योंकि अगर सारिफ कॉल करेगा तो एक्सीएन एसडीओ या एससी का नंबर बंद ही नहीं होगा, इतनी शिकायत होती है इलाकों में। और जैसा कि अब सीजन शुरू हो चुका है और ज्यादातर ट्रांसफार्मर मुनासिब ही नहीं समझते, जी वो मुनासिब ही नहीं समझते, उनके लिए जरूरी नहीं है, उनकी शायद ड्यूटी में ये चीज शामिल नहीं
नहीं है कि सार्फिन की कॉल अटेंड की जाए। बिल्कुल सही है। अब ये देखिए कि ये कितना ख़तरनाक मसला है, लोगों की जानों की बात है यहाँ पर, कि यहाँ लोगों को करंट लग रहा है, ये मसाइल सामने आ रहे हैं। तो अगर यहाँ फौरी तौर पर नोटिस नहीं लिया जाता तो आने वाले वक्त में ये और मज़ीद ये चीज़ें जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से भी और हमारी जो है वो हुकूमत, करंट हुकूमत से ये गुजारिश है कि इस तरह लाहौर के जो ये छोटे इलाके हैं, जैसे ये ताजपुरा का इलाका है, इससे और इस तरह के काफ़ी जगहें हैं जहाँ पर ये बिजली की तारें लटक रही हैं, एटलीस्ट इनको कवर कर दिया जाए। इनको जो है वो आप एक पाइप लगा के, कवर होती हैं ये तारें, उससे जो है वो कवर कर दिया जाए ताकि ये लोग जो है वो उससे महफूज रहें और इनको थोड़ा सा ऊंचाई पे ले जाया जाए ताकि लोगों के सरों पर ये तारें जो है वो ना लटकें और ना मंडलाएं। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। और इसी तरह से जो भी हमारी आवाम के मसाइल हैं, कोहिनूर न्यूज़ उनको मंजर आम पे लाता रहेगा। आला हुक्काम तक हम आम आवाम की आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। आपके इलाके का भी अगर कोई मसला ऐसा है जो अभी तक आला हुकाम की नज़र में नहीं आया, या फिर कोई ऐसी पेचीदगियां हैं दरमियान में कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोहिनूर न्यूज़ की टीम आपको खुद विजिट करेगी और हम आपकी खुद जो है वो डिटेल और रिपोर्ट बनाकर अपने प्रोग्राम में चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि आला हुकाम से जो है उस पर बात की जाए और आपका मसला हल करवा के दिया जाए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ बैठ कर अदा करेंगे। इसी के साथ मुझे यानी डॉक्टर नबीहा अली खान को आज तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। कल फिर एक नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज और कुछ नई खबरों, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।